पहला सवाल है कि चीन के ग्रेट वॉल मोटर ने महाराष्ट्र के तालेगांव में किस कंपनी के संयंत्र का अधिग्रहण किया था? तो उस कंपनी का नाम जनरल मोटर्स था। यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 जून 2020 को ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी द्वारा महाराष्ट्र सरकार के साथ जनवरी 2020 में हस्ताक्षरित किए गए एक समझौते ज्ञापन की सूचना दी गई। अब इस सूचना में ये है कि चीन की जिस कंपनी जिसका नाम ग्रेट वॉल मोटर्स है, उसने महाराष्ट्र के तालेगांव मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र का अधिग्रहण कर लिया है, जो कि पहले जनरल मोटर्स के अधीन थी। तो अब वो जो है ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी के अधीन होगी। सूचना के मुताबिक तालेगांव संयंत्र का अब आधुनिकीकरण किया जाएगा और 3000 लोगों को रोजगार दिए जाने की जो है संभावना है। 19 जून 2020 को देश में कोविड-19 सहयोग के लिए भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर होगा $750 मिलियन। और ध्यान रखना है कि दो संस्थाएं शामिल हैं, एक तो भारत सरकार स्वयं शामिल है, दूसरा AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल है। और नेक्स्ट है कि टेक महिंद्रा ने UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। टेक महिंद्रा कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए शून्य कार्बन पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जो कि नए युग की प्रौद्योगिकियां हैं। और इनमें शामिल क्या क्या है? तो शून्य कार्बन पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए कौन कौन सी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाएगा टेक महिंद्रा के द्वारा, जो कि UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ में जो एक मेमोरेंडम हुआ है, एक समझौता हुआ है। तो उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है। तो ये तीनों प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। और आपको पता होगा कि कार्बन उत्सर्जन को जो है घटाने के लिए, लगातार कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर कई पहल हो चुकी है। तो ऐसे में इस तरह की प्रौद्योगिकियों का अच्छा खासा प्रयोग किया जाएगा, तभी जो है ये लक्ष्य संभव हो पाएगा। और देखिए, ये समझौता इतना महत्वपूर्ण है कि देख सकते हैं कि 155 वैश्विक कंपनियों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। और साथ ही में इस तरह की पहल से ये होगा कि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक लाने में सहायता मिलेगी। वहीं पर टेक महिंद्रा ने एक और लक्ष्य निर्धारित किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में 2025 तक 50% की वृद्धि जो है की जाए। तो इस तरीके से जो है शून्य उत्सर्जन जो है एक कार्बन शून्य आधारित जो है शून्य कार्बन आधारित जो है अर्थव्यवस्था तैयार किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और अगली न्यूज मुबादला जियो डील्स को लेकर के है। लेकिन मुबादला जियो डील्स है क्या, इसको जानने से पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो ऋण राशि है उसको समझना ज़्यादा खास रहेगा। और तब ज़्यादा समझ में भी ये आएगा कि मार्च 2020 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल ऋण 1.61 लाख करोड़ रुपए है। कितना है? 1.61 लाख करोड़ रुपए। मुबादला जियो डील्स से प्राप्त जो भी धनराशि होगी, जो फंड होगी, उसका प्रयोग जो है कर्ज मुक्त होने में रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी। और इसके साथ ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में पिछले 6 हफ्तों में छठा बड़ा विदेशी निवेश भी होगा मुबादला कंपनी के द्वारा। और हिस्सेदारी बेचने से मार्च 2021 तक रिलायंस पहली कंपनी बन जाएगी जिस पर कोई ऋण नहीं होगा। यानी कि बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कर्ज बढ़ गया है और उस कर्ज को उतारने के लिए, जो कि उसका टारगेट है मार्च 2021, तो उस कर्ज को उतारने के लिए इसने अपनी जो जियो डिजिटल इसकी जो यूनिट है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उसको जो है एक प्रकार से उसकी कुछ हिस्सेदारी को बेचने का जो है डिसीजन लिया है। तो इसी डिसीजन का नाम दिया गया है मुबादला जियो डील्स, क्योंकि मुबादला जो है एक क्या कहते हैं कि एक अबू धाबी स्थित एक निवेश फर्म है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सवाल कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितनी राशि में अपनी डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में अबू धाबी स्थित निवेश कंपनी को 1.8% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो ये हिस्सेदारी होगी 9093.6 करोड़ रुपए की। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 जून 2020 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुबादला जियो डील्स की घोषणा की। डील के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म्स में 9093.6 करोड़ रुपए, जो कि इन परसेंटेज वाइज देखें तो 1.85% होगा, उसकी जो है हिस्सेदारी खरीदेगी। 5 जून 2020 को भारत और डेनमार्क ने किस क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्षेत्र है बिजली क्षेत्र, जहां पर भारत सरकार और डेनमार्क जो है आपसी जो रणनीति होगी विद्युत के क्षेत्र में, जो टेक्नोलॉजी होगी, उसके बारे में जो है एक प्रकार से एक समझौता किया गया है, उसका जो है आदान प्रदान होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस MOU के माध्यम से पहचाने गए क्षेत्रों में पारस्परिक लाभ के लिए बिजली क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेगी।
और अगला है कि 8 जून 2020 को 3D एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड के उत्पादन और व्यवसायीकरण के लिए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के बीच में करार हुआ है। तो यहाँ पर दो संस्थाएं शामिल हैं, एक का नाम है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, दूसरे का नाम है राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जो कि गुवाहाटी में स्थित है। वहीं पर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड जो है पुणे में स्थित है और दोनों ही रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत ये जो है कार्य करते हैं। और यहाँ पर देखिए किसके लिए, किसके उत्पादन और व्यवसायीकरण की जो है योजना है, तो ये 3D एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड के उत्पादन और व्यवसायीकरण की योजना है। आइए सवाल देखते हैं। 8 जून 2020 को किस लिए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के बीच करार हुआ है? तो ये करार हुआ है 3D एंटी माइक्रोबियल फेस शील्ड के उत्पादन और व्यवसायीकरण के लिए। हाल ही में इम्पेज मास्टर कार्ड साझेदारी किस उद्देश्य से की गई है? तो इम्पेज मास्टर कार्ड साझेदारी कार्ड रहित ATM मशीन लॉन्च करने हेतु की गई है। और इम्पेज मास्टर कार्ड साझेदारी से होगा फ़ायदा ये कि बिना ATM कार्ड यूज किए हुए ATM मशीन से जो है वो पैसा लिया जा सकेगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि कोविड-19 जो है उसके प्रसार में जो है उसके प्रसार को रोकने में एक प्रकार से मदद मिलेगी। और क्योंकि जो है इस तरीके के जब सिस्टम आ जाएंगे तो ATM को टच करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और यहाँ पर जो है QR कोड जो होगा वो मोबाइल स्क्रीन से जो है स्कैन करके जो है वो पैसा निकालने की व्यवस्था की जाएगी। हाल ही में कब भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने हेतु ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये तिथि है 15 जून 2020 को, जब भारत जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अन्य संस्थापक सदस्यों में कितनी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया तथा सिंगापुर जैसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो इस प्रकार से GPAI जो है एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय और पहल है जिसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं, और यह कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका समाधान जो है प्रमुख तौर पर किया जाएगा। और अगला सवाल है, वर्ष 2019 में HCL और गूगल क्लाउड ने HCL के गूगल क्लाउड बिजनेस यूनिट को शुरू करने की घोषणा की थी। तो ये घोषणा की थी वैश्विक स्तर पर इंटरप्राइज क्लाउड को बढ़ावा देने के लिए। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर की खरीद फरोख्त किसी बाज़ार में नहीं की जाती है, बल्कि वेबसाइट के माध्यम से उसको जो है उपभोक्ता तक या यूजर्स तक उसको पहुंचाया जाता है। जैसे आप गूगल ऐप्स यूज करते हैं तो वो एक प्रकार सा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का ही जो है उदाहरण है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हम जो है प्राप्त कर लेते हैं। और इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि 12 जून 2020 को किस संस्था ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस संस्था का नाम है CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसने आरोग्य पथ पोर्टल